हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज हम बात करने वाले हैं आपके स्टरलाइजेशन के अंदर जो दो मेन मेथड है, फिजिकल और केमिकल। इनमें से पहला मेथड फिजिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। इसके अंदर हम बात करेंगे कुछ उनके बेसिक प्रिंसिपल और रेस्पेक्टिव एग्जांपल, या यूं कह लीजिए कि उनके सब टाइप के बारे में। स्टरलाइजेशन होता क्या है? स्टरलाइजेशन एक ऐसा एब्सोल्यूट प्रोसेस है जहां पे हम किसी भी दिए गए ऑब्जेक्ट में से 100% माइक्रोऑर्गेनिज्म को इंक्लूडिंग देयर स्पोर रिमूव करते हैं। जैसा मैंने कहा कि ये एक एब्सोल्यूट प्रोसेस है, तो या तो दिए गए ऑब्जेक्ट में से, जैसे यही अगर पेन है तो इसमें से मैं 100% माइक्रोऑर्गेनिज्म को रिमूव करूं तभी ये स्टरलाइजेशन कहलाएगा। इसमें अगर थोड़ा भी बच जाता है, चाहे वो 95.99% क्यों ना स्टरलाइज हो, इसको हम स्टरलाइज नहीं बोलेंगे। सो या तो ये 100% स्टरलाइज होगा या तो ऑब्वियसली ये 0% स्टरलाइज कहलाएगा। तो आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं फिजिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन की। तो ये भी देखना जरूरी है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपके फिजिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन खास करके स्पेसिफिक रेफरेंस टू आवर हीट मेथड को अफेक्ट कर सकते हैं। यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैंने घरेलू एग्जांपल को इंक्लूड किया है, कई सारे लाइव डेमो को यूज करने वाला हूं। तो यह वीडियो आपकी कॉन्सेप्ट को हमेशा के लिए क्लियर करेगा, इस बात की गारंटी है। अगर हम बात करते हैं फैक्टर्स की, तो व्हाट इज द मीन ऑफ फैक्टर्स? ऐसे कौन कौन से कारण हैं, तथ्य हैं जो कि आपको ये अलाउ करेंगे कि आप इसका स्टरलाइजेशन इस मेथड से करो, लाइक हीट मेथड, ड्राई हीट मेथड, मॉइस्ट हीट मेथड, केमिकल मेथड, फिल्ट्रेशन, हीटिंग एसेट्रा एसेट्रा, जिसको हम लोग देखेंगे। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? सबसे पहला जो हमारा फैक्टर्स है वो है आपका नेचर ऑफ हीट। क्या वो हीट किस तरीके का है, उसका नेचर क्या है? अगर हम बात करते हैं हीट की, तो इसका मतलब ये होता है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट में से, दिए गए ऑब्जेक्ट में से कहना चाहिए, मगर माइक्रोऑर्गेनिज्म को रिमूव करना चाहते हैं, तो रिमूव करने के लिए हम उसको हीट अप्लाई करेंगे। सो हीट का नेचर क्या है? अब आप ये सोच रहे हो कि हीट का नेचर क्या है, तो बहुत सिंपल सा, हीट का नेचर भी दो होता है, या तो वो ड्राई हीट होगा या तो मॉइस्ट हीट होगा। इस ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट में क्या बेसिक डिफरेंस है, इसको आने वाले वीडियो में भी देखेंगे, लेकिन मैं आपके कॉन्सेप्ट को एक बार क्लियर कर देना चाहता हूं। अक्सर आप देखते हैं कि धूप में खड़े रहना एक तकलीफदायक कंडीशन होता है, लेकिन वैसा धूप जहां पे ह्यूमिडिटी भी हो, जहां पे पानी गिरने के बाद धूप निकले तेज, वहां पे खड़े होना उससे भी ज्यादा तकलीफ होता है। क्यों? क्योंकि पहले वाले केस में केवल ड्राई हीट के फॉर्म में था, दूसरे वाले में जो हीट है उसमें मॉइस्ट भी निकल रहा है, उसी कारण से आपको सफोकेशन फील हो रही है, ह्यूमिडिटी फील कर रही है। तो ये एक दिक्कत की बात होती है। जब कभी भी हम खाना बनाते रहते हैं, गलती से हमारा हाथ किसी कढ़ाई पे टच होता है, तवे पे टच होता है, तो हमको दर्द का एहसास होता है। लेकिन अगर हमारा हाथ किसी तेज उबलते हुए पानी की स्टीम के ऊपर रखा जाए तो और भी ज्यादा तेज दर्द होता है। इसके पीछे कारण यह है कि आपका जो ड्राई हीट है वो मॉइस्ट हीट से कम पेनिट्रेबल एबिलिटी होती है, जबकि आपकी मॉइस्ट हीट की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और पावरफुल मेथड है स्टरलाइजेशन का अंडर द फिजिकल, उसके पेनिट्रेशन पावर, उसकी जो काइनेटिक मूवमेंट एनर्जी है वो बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए जो हमारा हीट है वो अगर मॉइस्ट हीट हो गया हो तो वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। एक सिंपल सा एग्जांपल जो हमने कहा कि घर के एग्जांपल से हम आपको देंगे, तो सबसे पहले कंसीडर करते हैं ये इलेक्ट्रिक प्रेस। ये एक नॉर्मल इलेक्ट्रिक प्रेस नहीं है, इसमें बहुत सारे फंक्शन इंक्लूडेड हैं जो किसी किसी इलेक्ट्रिक प्रेस में ही होते हैं। देखिए, इसमें कई सारे फंक्शन हैं। एक फंक्शन तो बिल्कुल वैसा है जैसा हर किसी नॉर्मल में होता है, यानी कि ऑब्वियसली ये हीट करेगा और कपड़े जो कि सिकुड़ गए हैं उसको गर्म प्रोवाइड करके उसको स्ट्रेट करेगा, यानी कि इसकी गर्मी का जो पावर है वो उसमें ट्रांसफर हो रहा है और वो स्ट्रेस से आपके बिल्कुल फ्री, एकदम साफ सुथरा बन रहा है। अगर हम देखते हैं कुछ कपड़े कॉटन के होते हैं, लिनन के होते हैं, तो वो बहुत आसानी से प्रेस नहीं होते, उनके सिलवटें जो हैं, जो उनकी मुड़ने की एबिलिटी है वो ठीक नहीं होती, तो हम उसमें बाहर से पानी छिड़कते हैं ताकि पानी के यूज के ऊपर अगर हमारा प्रेस पड़े तो वो पानी वेपर में कन्वर्ट हो और वेपर उसको एकदम स्ट्रेट कर दे, एकदम साफ और सीधा सीधा कर दे। यही होता है इस इलेक्ट्रिक प्रेस में। दो चीजें साथ में शामिल हैं। पहला, इसमें पानी भी है। इसमें अगर हम पानी भरते हैं तो ये एक बटन है जिसको देख सकते हैं आप, इसमें से पानी निकलता है, तो ये बटन इसके पानी को निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहां से एक ड्रॉपलेट, एक कह लीजिए पिचकारी के फॉर्म में। इसमें दूसरा बटन भी है जिसमें वेपर की ब्लास्टिंग होती है। इसमें वाटर जो गर्म हो रहा है वो वेपर स्टोर हो रहा है। अगर हम बहुत तेज तरीके से उस जो सिलवट है उसको हटाना चाहते हैं एक ही बार में, तो हम यहाँ पे एक बटन दिया होता है, इसको जब पुश करते हैं यहाँ का पूरा जो वेपर है वो एक साथ, एक झटके, जितने भी ओरिफाइसेस देख रहे हैं आप, वहां से निकल सकता है। तो इसमें हमने ये चीज प्रिंसिपल देखा कि कैसे हमारा इलेक्ट्रिक प्रेस नॉर्मल से नॉर्मल कपड़े को और सिकुड़े से सिकुड़े कपड़े को दोनों तरीकों से फॉलो करते हुए ठीक करता है। दैट मींस ये क्लियर करता है कि आपका जो मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन है वो ऑब्वियसली ज्यादा पावरफुल होगा। तो हम क्या चाहते हैं, कितना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप या तो ड्राई हीट या मॉइस्ट हीट पे सेलेक्ट करेंगे।
दूसरा है टेम्परेचर एंड टाइम। टेम्परेचर एंड टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम किसी भी मेथड को फॉलो करें, चाहे आपके ड्राई मेथड को फॉलो करें, चाहे आपके मॉइस्ट मेथड को फॉलो करें, कितना टेम्परेचर पे कितना देर आप रखेंगे जो कि सुटेबल होगा उस दिए गए ऑब्जेक्ट में से माइक्रोऑर्गेनिज्म को रिमूव करने के लिए। इसका फंडा एक लाइन में क्लियर है मैथमेटिकल इक्वेशन के हिसाब से। इसमें आप देख सकते हैं कि टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इसका मतलब यह है कि अगर आप टाइम को कम करते हैं तो आपको टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा, अगर आप टाइम को बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। यही एकदम सिंपल सा फंडा है। एग्जांपल की बात अगर आप करते हैं तो ले लेते हैं इसको भी। अगर आपने अपने गैस के स्टोव के ऊपर कुकर में कोई भी चीज रखी है बॉईल करने के लिए, अगर आपके गैस का जो एक फ्लेम है वो एकदम सिम पे है, एकदम धीरे पे है, तो उसको पहली सीटी देने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा। तो टेम्परेचर कम, टाइम ज्यादा। लेकिन अगर आपने आपके फ्लेम को फुल पे कर दिया है तो टाइम कम और आपका जो क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है यहां पे, तो टेम्परेचर ज्यादा तो टाइम कम। तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या अंदर से यूज करना चाहते हैं। केवल अगर आपको एग बॉईल करनी है तो आप किसी भी फ्लेम पे 2-3 सीटी दे दीजिए, हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि चावल पकाना हो तो केवल फास्ट करके एक सीटी पे पका देंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको सिम रख के एक सीटी पकाएंगे तो वो होगा। तो आपके अंदर ऑब्जेक्ट क्या है, उसका पर्पस क्या है, उसी के हिसाब से डिसाइड होता है कि आपको टेम्परेचर को हाई रखना है, टाइम को कम रखना है, या टेम्परेचर को लो रखना है, आपके टाइम को ज्यादा रखना है। तो ये जो फैक्टर है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसको आने वाले समय में हम एग्जांपल के साथ भी देखेंगे कि कितना टेम्परेचर कितना टाइम। ऑटोक्लेव के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो कितना प्रेशर कितना टाइम, ये बहुत जरूरी पैरामीटर होता है। इसके बाद अगला है आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म। जिस ऑब्जेक्ट में से आप माइक्रोऑर्गेनिज्म को हटाना चाहते हो, उस ऑब्जेक्ट में जो माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, वो कैसे अपने आप को सरवाइव करता है, क्या उसके पास कैप्सूल है, क्या उसके पास स्पोर फॉर्मेशन है या नहीं है। इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर के हिसाब से हम उसको उसके लिए सुटेबल स्टरलाइजेशन मेथड को फॉलो करते हैं। इसमें उसके स्ट्रेंथ भी शामिल हो जाएंगे, इसमें उसके जो स्पोर्स या तो हैं या तो नहीं है, ये जानकारी शामिल हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं अगला फैक्टर जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, वह है टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट टू बी स्टरलाइज्ड, जो कि सेंसिटिव हो सकते हैं हीट के। आपको क्या चीज स्टरलाइज करना है, उस चीज पे, उस ऑब्जेक्ट के नेचर, फिजिकल नेचर, केमिकल नेचर पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड को फॉलो करेंगे। अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो प्लास्टिक का है तो ऑब्वियसली हम उसे ड्राई हीट से तो नहीं यूज कर सकते। अगर आपका ऑब्जेक्ट एकदम पाउडर है तो भी हम उसे ड्राई हीट से तो नहीं कर सकते। रबर है तो भी हम उसे ड्राई हीट से तो नहीं कर सकते। ये चीजें डिपेंड करती हैं कि वो आपका ऑब्जेक्ट क्या है, तो उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली आपको मेथड सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्लियर नहीं हुआ कॉन्सेप्ट? चलिए मैं इसको और एग्जांपल से क्लियर करने की कोशिश करता हूं। मेरे पास ये एक पेपर का टुकड़ा है। इस पेपर के टुकड़े में मान लेते हैं मैंने कुछ टच कर दिया तो ये कंटामिनेट हो गया है। मुझे इस पेपर के टुकड़े को स्टरलाइज करना है। मैं इसको किस मेथड से स्टरलाइज करूंगा? मेरे पास बहुत सारे मेथड हैं। आपका हीट मेथड है। हीट मेथड के अंदर ही दो सब टाइप हैं। पहला सब टाइप होता है आपका ड्राई हीट, दूसरा होता है मॉइस्ट हीट। तो क्या इन दोनों में से किसी को फॉलो करूं? या फिजिकल के अंदर अगर आप यहां पे देखेंगे तो और भी मेथड्स आ रहे हैं, फिल्ट्रेशन वगैरह आ रहे हैं, रेड हीट आ रहा है, फ्लेमिंग आ रहा है। उनमें से तो पॉसिबल है कि नहीं देखेंगे। या अगर इसमें पॉसिबल नहीं है फिजिकल में, तो क्या मैं केमिकल की ओर भी जा सकता हूं? तो केमिकल में किस में ये सुटेबल होगा, इस चीज को हम समझ सकते हैं। इसको समझाने के लिए मैं इस पेपर के टुकड़े को दो टुकड़ों में और डिवाइड कर देता हूं ताकि एग्जांपल को मुझे शो करने में कोई दिक्कत ना आए। इसको मैंने दो हिस्से में तोड़ दिया। पहला हिस्सा लेते हैं और पहले हिस्से को हम लोग यूज कर लेते हैं आपके हीट मेथड को फॉलो करते हुए। इसके लिए हम यूज करेंगे ड्राई हीट मेथड। जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने एक मोमबत्ती लिया हुआ है, इसमें मैं ड्राई हीट को फॉलो करते हुए इसको स्टरलाइज करने की कोशिश करूंगा। हालांकि हम यहाँ पे आग में नहीं लगा सकते, लेकिन रेड हीट जो होता है वो आग के कारण से होता है। रेड हीट क्या होता है वो आप आगे वीडियो में देखोगे डेमो के साथ। इसमें हम लगा देते हैं, पूरा लाल हो जाता है। जस्ट एग्जाम्पल, ये ड्राई हीट का एग्जांपल हो सकता है। इसको अगर मैं इस पेपर को मुझे स्टरलाइज करना है तो क्या मैं इसको ऐसे स्टरलाइज कर सकता हूं? अगर मैं इसको ऐसे स्टरलाइज करूंगा तो इसका क्या हाल होगा आप यहां पे देख सकते हैं। ये पेपर पूरी तरह से जल जाएगा और ये मेरे किसी भी काम का नहीं रहेगा। सो इस पेपर को तो मैं इस मेथड से बिल्कुल भी फिलहाल नहीं कर सकता, तो इसको हम हटा देते हैं। हमारा काम यहां से हो गया। ये आपने देखा कि ये पॉसिबल नहीं हुआ आपके ड्राई हीट के साथ। चलिए अभी आपको मैं दूसरे तरीके से समझाता हूं। हमारा ये जो मेथड है इसको क्या हम मॉइस्ट हीट से कर सकते हैं?
मॉइस्ट हीट मतलब होता है कि आप इसमें वाटर को यूज करके इसको स्टरलाइज करेंगे, स्टीम को यूज करके स्टरलाइज करेंगे। तो ये एक पेपर का टुकड़ा है, इसका एक हिस्सा मैं लेता हूं और इस एक हिस्से को इस पानी में मैं डिप करता हूं। क्या ये पेपर आपका सही सलामत रहेगा? स्टरलाइज करने के बाद स्टीम की मदद से ये पेपर कुछ इस तरीके से पूरा गल जाएगा और इस पेपर का कोई भी यूज आप नहीं कर पाएंगे। तो हमने हीट के दो तरीकों को यूज करके देखा कि पेपर क्या पॉसिबल है। कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में एनवेलप के प्रोसेस में ये चीजें हो सकती हैं, बट इन जनरल डायरेक्टली ये पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करें? इसके लिए हम आगे जाएंगे केमिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन में, जहां पे हम केमिकल को यूज करके इसको स्टरलाइज कर सकते हैं। केमिकल्स दो टाइप के होते हैं, गैसेस फॉर्म में हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं इस स्टरलाइजिंग एजेंट को यूज कर रहा हूं जिसमें एथेनॉल है, व्हिच इज द एग्जांपल ऑफ केमिकल स्टरलाइजेशन एजेंट अंडर द लिक्विड। तो ये अगर मैं इस पे स्प्रे करता हूं तो थोड़ी देर बाद ये पूरा सूख जाएगा, इजीली इवोपरेट हो जाएगा। और ये ना इसके जैसे ऊपर में देखिए मैंने स्प्रे किया है और नीचे मैंने इसको वाटर या स्टीम में डिप किया हुआ था, तो दोनों में अंतर आप साफ देख सकते हैं। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि आपका मैटर क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, उसका नेचर क्या है, उसके हिसाब से हम उसको सेलेक्ट करेंगे कि कौन से तरीके को फॉलो करते हुए इसको स्टरलाइज करना चाहिए कि इसको स्टरलाइज इसमें नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं तो प्रिंसिपल की, हमारा जो प्रिंसिपल है आपके हीट मेथड का, हीट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन का, वो क्या कहता है। इसको समझने के लिए हमने एकदम सिंपल सा डायग्राम प्लॉट किया है, डायग्राम बोलिए या इसको फ्लो चार्ट बोलिए, जो कि पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। एग्जांपल लेते हैं हम आपके इनोकुलेटिंग लूप का, जिसका वीडियो भी आप तुरंत देखने वाले हैं। ये रहा हमारा इनोकुलेटिंग लूप। इनोकुलेटिंग लूप क्या होता है आप जानते हैं। इनोकुलेटिंग लूप एक ऐसा लूप होता है जिसमें से हम किसी भी मिक्स कल्चर में से प्योर कल्चर को ट्रांसफर करने के लिए स्ट्रिक पेट मेथड यूज करने के लिए लेते हैं। यानी कि एक प्रकार से कह लीजिए ट्रांसफर करने का ऑब्जेक्ट है, जैसे चम्मच होता है बिल्कुल वैसा ही, लेकिन ये बहुत स्टरलाइज कंडीशन में होना चाहिए। तो उसके लिए हम इसको रेड हीट करते हैं, रेड हॉट होने तक गर्म करते हैं। सो ये अगर हमारा ऑब्जेक्ट है, इसमें से हमको स्टरलाइज करना है, तो इस ऑब्जेक्ट के नेचर के अकॉर्डिंगली ये एक वायर है, टंगस्टन वायर है, जो कि आसानी से हीट को विथस्टैंड कर सकता है। ऑटोक्लेव से भी हो सकता है, हॉट एरोवन से भी हो सकता है, आपका फ्लेम्स रेड हीट से भी हो सकता है। सो इट इज एग्जांपल ऑफ रेड हीट। तो ये जो रेड कलर के आपको डॉट दिख रहे हैं, ये मान के चलिए कि ये हमारे बैक्टीरिया हैं जो कि आपके इस ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट हैं। तो इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अगर हम हीट करते हैं, नाउ वी आर प्रोवाइडिंग हीट, तो इसमें से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, नाउ दिस इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जूम करके देखिएगा, तो इसमें से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो प्रोटीन होंगे वो प्रोटीन पहले तो डीनेचर्ड हो जाएंगे गर्म देने की वजह से, हीट देने की वजह से। दूसरी पॉसिबिलिटीज है कि इनका जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होगा सेल के अंदर वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। तीसरा जो सेल्यूलर कंपोनेंट होंगे वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। चौथा जो है वो इनके अंदर जो प्रेजेंट इलेक्ट्रोलाइट है, इनका कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली उसको रप्चर कर देंगे। तो इन कुछ मेथड्स है जिसका डिटेल हम देखेंगे आने वाले वीडियोस में, इनको फॉलो करके हम आपके ऑब्जेक्ट को खत्म कर सकते हैं। हीट मेथड का प्रिंसिपल यही हुआ कि प्रोटीन का डीनेचुरेशन कर देना, ऑक्सीडेशन कॉज करवा देना, सेल्यूलर कंपोनेंट को डैमेज कर देना, उनके अंदर का इंट्रासेल्यूलर जो इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन है इसको ज्यादा कर देना ताकि वो सेल सर्वाइव ना कर सके। कौन सा सेल? इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सेल। वो किसमें प्रेजेंट है? जो कि आपके ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट है। कौन सा ऑब्जेक्ट? जिसमें से आपको माइक्रोऑर्गेनिज्म को रिमूव करना है, सीधा सीधा बोलिए जिसको आपको स्टरलाइज करना है। नाउ अगर ये मॉइस्ट हीट होता, ये तो ड्राई हीट हो गया, मॉइस्ट हीट होता तो इसको हम बॉइल करते हैं स्पेशल लगा करके प्रेशर कुकर की तरह से। तो ये जो आपका मॉइस्ट हीट है वो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट प्रोटीन को कोएगुलेट कर देगा, बिल्कुल वैसा ही जैसे हम एग को बॉइल करते हैं तो वो एगुलेट हो जाता है। तो ये हमारा ड्राई हीट और ये आपके मॉइस्ट हीट का हो गया। अब हम देखते हैं कि और कौन कौन से मेथड्स हैं, एग्जांपल है शॉर्ट में, जो कि फिजिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन के एग्जांपल हैं। इनमें से सब कुछ को डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला एग्जांपल है हमारा ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन कहने का मतलब क्या होता है? एक ऐसा मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन जहां पे हम गर्म हवा को ऑब्जेक्ट के ऊपर ब्लो करते हैं और उसमें से माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल करते हैं। इसमें कहीं भी वाटर, ना तो वाटर के फॉर्म में होगा ना तो वेपर के फॉर्म में होगा, दैट मींस स्टीम के फॉर्म में नहीं होगा। एक प्रकार से कह लीजिए सूखी गर्म, जैसा मैंने कहा कि धूप में अगर आप नॉर्मल सिचुएशन में हैं, धूप में खड़े हैं तो आपको जो गर्मी लगेगी वो गर्मी। और अगर आप मॉइस्ट को समझना चाहते हैं तो मॉइस्ट का मतलब ये होता है कि आप ऐसी जगह पे खड़े हैं जहां पे बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है, पूरा पानी गिरा हुआ, तेज धूप निकली हुई और आप खड़े हैं, तो ऊपर से गर्मी नीचे से वेपर, इन दोनों के बीच में आप फंसेंगे तो कैसा पेन होता है वो आप अच्छे से समझ सकते हैं। सो हीट, ड्राई हीट के अंदर हमारा एग्जांपल है सनलाइट, रेड हीट और फ्लेमिंग, इंसिनरेशन और हॉट एयर ओवन। जिसका फोकस हमारा पॉइंट होगा हॉट एयर ओवन। ये सबसे पहले डिस्कस करते हैं सनलाइट को।
ये सनलाइट क्या है? सनलाइट का मतलब होता है कि आप अपने ऑब्जेक्ट को सूर्य के प्रकाश में रखो। ये बहुत पुराने मेथड में से एक है। तो इसमें दो चीजें होती हैं। पहला तरीका ये होता है A1 जो पॉइंट है, ये देखिए A.1.1, इसमें ये होता है कि अगर आपके ऑब्जेक्ट में कोई वाटर है तो सनलाइट के प्रेजेंस, गर्मी की वजह से वो इवोपरेट हो जाएगा। और आपको पता है कि जो भी मॉइस्चर होते हैं वो माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर आपने ड्राई हीट करके इस मॉइस्चर को कम कर दिया तो आपके जो माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ है वो कम हो जाएगी। दूसरा, सनलाइट में आपके अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं जो कि माइक्रोऑर्गेनिज्म को खत्म कर देगा। तो एक तो खत्म कर रहा है अल्ट्रावायलेट रे, दूसरा आपके ग्रोथ होने के चांसेस को भी बिल्कुल कम कर दे रहा है। ये हमारा सनलाइट है। इसका एग्जांपल क्या है मैं आपको समझाता हूं। जब हमने बचपन में कभी भी फोकस करके देखा हुआ है किसी भी जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है तो उससे वो कैसे गर्मी होती है, इसी को समझाने के लिए मैंने दो एग्जांपल यूज किए हुए हैं। पहला कि आपके सनलाइट को फोकस करके दिखाया हुआ है, दूसरा सनलाइट को मिमिक करता हुआ, उसको रेप्लिकेट करता हुआ, एग्जैक्टली सनलाइट नहीं, उसको रेप्लिकेट करता हुआ मैंने एक फ्लेम में पापड़ को भूनना की कोशिश की है। क्योंकि पिछले बार मैंने आपको बताया था कि जो पापड़ है उसको हमको सेल की तरह समझ के चलना है। तो अगर हम हीट करते हैं उस पापड़ रूपी सेल को जो कि मिमिक कर रहा है सेल को, तो हीट के प्रोसेस में पापड़ के साथ क्या होता है, एग्जैक्टली वही चीज हो रहा होगा आपके उस माइक्रोऑर्गेनिज्म के साथ में। तो ये वीडियो एक बार देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अभी आपने देखा सनलाइट का एग्जांपल। अब हम बात करने वाले हैं रेड हीट की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेड हीट? रेड हीट का मतलब होता है आपके दिए गए ऑब्जेक्ट को तब तक हीट करना जब तक कि वो पूरा ऑब्जेक्ट लाल नहीं हो जाता। बहुत सारे एग्जांपल हमने घर में किए हुए हैं। अगर आपने कभी बचपन में चीज की होगी, किसी प्लास्टिक के ऑब्जेक्ट को या बेल्ट में एक होल करना है, छेद करना है, तो हम सूजा ले लेते थे या किसी कील को ले लेते थे और पेंचिस से पकड़ करके उसको गर्म करते थे। वो पूरा जब गर्म हो जाता था लाल, तो हम उसमें रखते ही तो वो पूरा आर पार निकल जाता था। क्या कभी आपने ये चीज किया है? अगर नहीं किया तो एक बार करके देखिए, आपको खुद समझ में आएगा और मजा भी आएगा। तो वो आपका जो कील है वो कब तक गर्म करते थे? मोस्टली हम तब तक गर्म करते थे जब तक कि वो पूरा लाल कलर में नहीं दिख जाता। जैसे एक लोहार पूरा पीटता है ना, बोलते हैं लोहा गर्म है तभी हथौड़ा मारना चाहिए, तो बिल्कुल लाल होने तक गर्म करना चाहिए। समझ में अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो चिंता की कोई बात नहीं है। सॉल्यूशन फार्मेसी इज ऑलवेज विथ यू। लेट्स हैव अ वीडियो ऑन दिस रेड हॉट हीट। आगे बात करते हैं तो हमारा मेथड है फ्लेमिंग का। फ्लेमिंग का मतलब होता है कि आप एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करें जहां पे जिस ऑब्जेक्ट को आप परफॉर्म करने वाले हो उसके सराउंडिंग में आप लैंप लगा दें, स्प्लिट लैंप लगा दें या बंसन फनल लगा दें, तो उसके आसपास के फ्लेम के कारण से माइक्रोऑर्गेनिज्म बाहर से इस तरह से आकर के आपके ऑब्जेक्ट को अफेक्ट नहीं करेंगे। आपके रेड हीट में हम उसको पूरा गर्म करते हैं, जला देते हैं आंख में लगा करके, जबकि इसके सराउंडिंग में होता है। ये समझिए A.3, ये A.3 है ना, तो A.3 समझ लीजिए ये
हमारा ऑब्जेक्ट है, ये इसमें हम इनोकुलेट कर रहे हैं, इसमें हम ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इसके आसपास ये एक फ्लेम हो गया, ये एक फ्लेम, ये एक फ्लेम, ये एक फ्लेम, चारों तरफ एक बाउंड्री बन गई। सामने साइड से पीछे साइड तो नहीं कर पाओगे, आप सामने साइड करना होगा। तो ये जो फ्लेम का ऑरा है, वो ये जो एरो दिख रहा है वो इतना कवर करेगा। सो अगर बाहर से माइक्रोऑर्गेनिज्म यहां पे आना चाहते हैं तो उस फ्लेम के कारण से वो वहां पे जल जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, वो अंदर नहीं आ पाएगा। ये कहलाता है फ्लेमिंग। इसके बाद है आपका इंसिनरेशन। इंसिनरेशन एक ऐसा मेथड है जहां पे हम दिए गए ऑब्जेक्ट को पूरा जला करके राख कर देते हैं, इसी का नाम तो इंसिनरेशन है। जैसे बायोलॉजिकल इक्विपमेंट्स, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, कुछ ऐसे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जो हजार्डियस हो सकते हैं, कंटामिनेटेड हो सकते हैं, इनको सही जगह पे सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कंटामिनेट ना हो सके, ऐसे स्पेसिफिक प्लेस पे हम उसको पूरी तरह जला करके राख कर देते हैं ताकि उसमें से कोई भी माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ना रह पाए। इसके बाद अगला है आपका हॉट एयर ओवन। तो हॉट एयर ओवन को तो हम डिटेल से पढ़ेंगे, इसलिए एकदम से आपको नए पार्ट में फुल डिटेल मिल जाएगा। हॉट एयर ओवन का क्या है ये शॉर्ट में समझते हैं। हॉट एयर ओवन एक ऐसा मेथड है जहां पे हम दिए गए ऑब्जेक्ट को गर्म हवा की सहायता से, जो कि सर्कुलेट होता रहता है एक चैम्बर के अंदर, क्लोज्ड चैम्बर के अंदर, वहां पे उसको खत्म करते हैं। और प्रिंसिपल जो होगा वो वही होगा, प्रोटीन का डीनेचुरेशन, ऑक्सीडेशन, सेलुलर कंपोनेंट का डिस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन का इंक्रीज हो जाना। दूसरा है आपका मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी और पानी के प्रेजेंस में गर्म करने के बाद वेपर जो बनता है उसके प्रेजेंस में इसको स्टरलाइट करते हैं, जैसे कि हमारा घर का नॉर्मल प्रेशर कुकर। इसके ऊपर भी हम डिटेल वीडियो बनाएंगे आने वाले समय में, पूरा एकदम से एक्सप्लेन करते हुए हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दिस इज इंपॉर्टेंट अंडर द फिजिकल, ये है आपका फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन कहने का मतलब क्या होता है, सीधा सा मतलब है छानना। हमने घर में कई बार किसी चीज को फिल्टर किया हुआ है, चाय बनाते हैं तो चाय बनाने के बाद चाय छन्नी से उसको छानते हैं, कपड़े में रख करके पानी को छानते हैं। तो छानना मतलब क्या हुआ, उसका प्रिंसिपल एक ही है कि अगर आप कोई भी फिल्टर ऐड यूज कर रहे हैं, चाहे छन्नी हो चाहे कोई भी कपड़ा हो, इसमें जब किसी आपको छानते हैं तो चाय छन्नी में प्रेजेंट या इस फिल्टर में प्रेजेंट जो छोटे छोटे छेद होते हैं, उस छेद के साइज से अगर आपके ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है तो वो फिल्टर नहीं हो पाएगा, वो ऊपर ही रुक जाएगा। लेकिन अगर छोटा है तो वो निकल जाएगा। तो माइक्रोऑर्गेनिज्म तो बहुत छोटे होते हैं, उनको फिल्टर करने के लिए स्पेसिफिक फिल्टर पेपर या फिर स्पेसिफिक फिल्टर ऐड की जरूरत पड़ेगी। चलिए समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही सिंपल तरीके से। मान लेते हैं कि ये एक मेरा साधारण सा छलनी है, इसमें से अगर मैं माइक्रोऑर्गेनिज्म, जैसे पानी है मेरे पास, इस पानी में माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, तो क्या इस छलनी से अगर मैं छानना चाहूं उस पानी को ताकि माइक्रोऑर्गेनिज्म को ऊपर फिल्टर कर सकूं, तो क्या ये पॉसिबल है? ऑब्वियसली बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप खुद ही देख सकते हैं कि इसका जो साइज है वो कितना बड़ा है, इसमें से तो आराम से निकल जाएंगे। तो एग्जांपल के लिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास कुछ फिल्टर पेपर प्रेजेंट है, नॉर्मल फिल्टर पेपर है जिसको हम लोग केमिस्ट्री, फिजिक्स किसी भी लेबोरेटरी में यूज करते हैं। इसमें के साइज इससे बहुत छोटे हैं, लेकिन फिर भी अभी माइक्रोऑर्गेनिज्म के रेस्पेक्ट में इतने छोटे नहीं हैं कि वो माइक्रोऑर्गेनिज्म को अपने अंदर से जाने ना दे। हो सकता है इसमें से भी वो चला जाए, और भी वाटमैन फिल्टर पेपर आते हैं और क्वालिटी के आते हैं, इनमें से हम थोड़ा बहुत एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इसकी तुलना में तो ये बहुत छोटे हो गए, लेकिन यहां भी माइक्रोऑर्गेनिज्म के चांसेस होते हैं। लेकिन अब ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये एकदम मेम्ब्रेन, अल्ट्रा फाइन मेम्ब्रेन है। ये फिल्टर्स में यूज होते हैं, स्पेसिफिक ग्रेड की ग्रेविटी फिल्टर्स में, ताकि पानी को एकदम से क्लियर कर किया जा सके। तो इसमें से माइक्रोऑर्गेनिज्म फिल्टर्ड नहीं हो सकते, ये ऊपर रह जाएगा। इसका असेंबली ऐसा होता है जहां पे हम यहां से पानी के इनलेट करते हैं, धीरे से ये पानी आउटलेट यहां से होता है, तो इस फिल्टर से पूरा जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है वो फिल्टर आउट हो जाता है। ये हमारे फिल्ट्रेशन के प्रोसेस का प्रिंसिपल हो गया। नेक्स्ट है हमारा रेडिएशन, जिसमें हम किसी भी दिए गए ऑब्जेक्ट को एक रेडिएशन सोर्स के ऊपर से गुजारते हैं या उसके ऊपर रखते हैं, होल्डिंग टाइम लगा करके। वहां पे वो रखने के बाद उसमें प्रेजेंट माइक्रोऑर्गेनिज्म का इंटरनल डिस्ट्रक्शन हो जाता है और वो माइक्रोऑर्गेनिज्म उस ऑब्जेक्ट में से खत्म हो जाता है, सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो आज के सिंपल से वीडियो में, लेकिन थोड़ा लंबा था, बहुत इंपॉर्टेंट था, हमने बात किया फिजिकल क्या होता है, फिजिकल स्टरलाइजेशन क्या होता है, उसके अंदर का सब टाइप क्या है, उनके रेस्पेक्टिव एग्जांपल क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आपके इसी मेथड में से सबसे इंपॉर्टेंट, वह है हॉट एयर ओवन का। उसके बाद डिस्कस करेंगे मॉइस्ट हीट। ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनके ऊपर हमारा पूरा फोकस रहेगा। सो फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो थोड़ी देर बाद ले सकते हैं, मैं यहां से हट जाऊंगा, और कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा, बिकॉज सोशल फार्मेसी बिलीव इन शेयरिंग नॉट इन सेलिंग। लेकिन हाँ, हमें आपके फीडबैक की बहुत ज्यादा जरूरत है। जितना फीडबैक देंगे उतना ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, ताकि हम इसको इंप्रूव कर सकें। एट द लास्ट, प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।